नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने और थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करें। पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान होगा। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अडानी के लिए दिन कुछ बहुत अच्छे नहीं है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी और वो जानकारी भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक नए गवाह पेश हो गए जिनका ये कहना है कि दरअसल वो अडानी के ट्रांजैक्शन को वो जानते हैं, उनके पास कुछ सबूत भी हैं। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एज ए इंटरवेनर के तौर पर अपने आप को पेश किया है। इसके साथ साथ फ्रेश एफिडेविट वहां जो पिटिशनर्स उन्होंने दायर की थी और जिसमें उनके सेबी के ऊपर जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। उसमें से एक आरोप यह भी था कि जो डीआरआई को जो चिट्ठी 2014 में जमा की गई थी, जो दी गई थी सेबी को, दरअसल सेबी ने वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट से छुपाई थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला भी आया था जिसमें कि गौतम अडानी के रिश्तेदार जो है वो अभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में मेंबर हैं और जिस आधार पर कहा गया था कि दरअसल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला। और एक एफिडेविट में यह भी कहा गया था कि जिस तरीके से सेबी के पीएमएलए के कानूनों में बदलाव किया गया है उसकी वजह से भी जांच में दिक्कत पैदा हो रही है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में इन सब चीजों के पहुंचने का मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट को इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में इसका कॉग्निजेंस ले लिया तो अडानी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब अडानी के लिए एक और दिक्कत हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज दरअसल एक खबर दी है अपने फ्रंट पेज पे और फ्रंट पेज पे खबर देकर उन्होंने ये कहा कि मॉरिशस में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां पे उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने अडानी से संबंधित एक फंड है जिसका नाम है इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह जो फंड है इसकी मॉरिशस की 2 कंपनियों में कंट्रोलिंग शेयर्स हैं और ये जो 2 कंपनियां हैं इन्होंने हिंदुस्तान में अडानी की कंपनियों में निवेश किया है। दरअसल इन कंपनियों के इस जो इमर्जिंग फंड EIFM, 2 और इनके फंड है, इमर्जिंग इंडिया फोकस, इमर्जिंग रिसर्जेंट फंड। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो अडानी से संबंधित कंपनी है, फंड है, उसके ऊपर गंभीर आरोप क्या है। 2 महत्वपूर्ण आरोप है अगर हम मोटा मोटी अगर आपसे बातचीत करें। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में उसका उल्लंघन किया गया है, दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया। इन 2 आरोपों की वजह से इन 2 जाहिर सी बात है वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका नाम है FSC यानी फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन, तो उसने जांच पड़ताल की होगी। जांच पड़ताल में इन 2 आरोपों के आधार पे उनको सच्चाई साबित ही होगी। इसकी वजह से जो अडानी से संबंधित कंपनी है उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। कौन कौन से कानून का उल्लंघन किया गया है वहां के जो उसका जिक्र कर देता हूं। फाइनेंशियल सर्विसेज एक्ट, द सिक्योरिटीज एक्ट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन और कोड ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। यानी जो मॉरिशस की जो अपने कानून है उन कानूनों के हिसाब से 5 कानूनों का एक तरीके से उल्लंघन उन्होंने पाया है, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है फाइनेंशियल सर्विसेज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन, कोड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो जैसा हमने बताया कि ये तो टेक्निकल सवाल था, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 2 बड़े आरोप इनके ऊपर लगे हैं। इस फंड के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन किया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों का उल्लंघन किया है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने यह प्रश्न वहां के रेगुलेटर से पूछा
जिसको हम बार बार आपके सामने बताने की कोशिश करें, फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन नाम की रेगुलेटर है, उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लाइसेंस धारक को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने धंधे को बंद करे और लाइबिलिटीज जो है उसे चुकाए, और लाइबिलिटी जो है उसे चुकाए। यानी एक तरीके से पूरा धंधा जो ये इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट है, जो अडानी से जुड़ी हुई कंपनी है, उससे कह दिया गया कि आप अपना धंधा बंद करिए, जो लाइबिलिटीज है आप चुकाइए। तो ये गंभीर सवाल है। इस गंभीर सवाल पे जब इंडियन एक्सप्रेस ने अडानी ग्रुप से पूछा कि आपका क्या कहना है, तो अडानी का पक्ष यह था कि स्वतंत्र शेयर धारकों के मामलों में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे मसलों पे, बिजनेस के मसलों पे मेरी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम इस बारे में राजीव रंजन जी से बातचीत करते हैं, जो फॉर्च्यून में काम करते हैं और बहुत बहुत बारीकी के साथ अडानी बिजनेस, इन सब चीजों को वो समझते हैं। तो ये जो मामला है, राजीव जी जरा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें, दरअसल ये मसला है क्या और क्यों इससे अडानी को परेशान होना चाहिए, और हमें क्यों इस पे स्टोरी करनी चाहिए, हमें क्यों इस बारे में बातचीत करना चाहिए। देखिए, मैं पूरा पहले स्ट्रक्चर आपके दर्शकों को इजीली समझ में आए उसके लिए मैं समझा देता हूं। आज जिस कंपनी के बारे में बताया गया कि मॉरिशस बेस्ड कंपनी है, जिसका लाइसेंस रिवोक कर दिया था मई 2022 में, कैंसिल कर दिया था इन्होंने, फॉरेन सर्विसेज अथॉरिटी जो है एफएससी, वो बेसिकली पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट। अब ये इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट जो है, इसके दो बच्चे हैं, एक का नाम है इमर्जिंग मार्केट रिसर्जेंट फंड और दूसरे का नाम है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड। यहां तक आप ध्यान रखिएगा, एक पेरेंट, उसके दो बच्चे। अब इस पेरेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब आ जाइए चैंगचुंग लिंग और नासिर अली शब्बान अहली के ऊपर में। ये दोनों व्यक्ति जो हैं, इन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कुछ कंपनीज बनाई और उस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की कंपनीज में पैसा डाला। वो पैसा जो है एक बरमुडा की कंपनी, फीडर फंड, एक फंड ऐसा जो अलग अलग जगहों से पैसा इकट्ठा करता है, उस फंड के अंदर में इन्होंने पैसा डाला। उस फंड का नाम था ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड। ओके, अब यहां पे ये दोनों बच्चे आ जाते हैं। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड ने पैसे $430 मिलियन उठा के इन दोनों कंपनीज में डाले। किसमें? जो दोनों बच्चों के मैंने पहले नाम लिए, इमर्जिंग मार्केट रिसर्जेंट फंड और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड। बट इन दोनों फंड के जो ओरिजिनल मालिक, जो बेनिफिशियल ओनर बताया गया है, वो बताया गया है इस कंपनी को, जिसका आज लाइसेंस कैंसिल किया गया है, इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट। अब मजे की बात यह है कि इसका लाइसेंस रिवोक करने का मई 2022 में मॉरिशस गवर्नमेंट ने आदेश निकाला था। उसके पहले ही 2018 में एक फंड जो था इमर्जिंग मार्केट रिसर्जेंट फंड, वो बंद हो गया था। किंतु जो दूसरा बच्चा है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ये फंड अभी भी चल रहा है, ये फंड अभी भी चल रहा है, जबकि पेरेंट जो है, पेरेंट के लाइसेंस को रिवोक करने की बात कह दी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फंड कैसे चल रहा है जब पेरेंट का लाइसेंस रिवोक हो गया है। तो इस पे जो मैंने काफी लोगों से बात किया, मुझे जो बात समझ में आई वो ये है कि ये जो पेरेंट का लाइसेंस रिवोक होने के पहले उस पेरेंट ने अपने कंट्रोलिंग स्टेक्स जो हैं वो एक कोई दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए या बेच दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन कंपनी है और इस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। हमें मालूम है कि उसके पीछे तो चैंगचुंग लिंग और नासिर अली शब्बान अली थे, पर इसके पीछे जहां पे भी कंट्रोलिंग स्टेक अभी शिफ्ट किए गए हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे वो पता लगाना मुश्किल भी होगा, क्योंकि इन्होंने रूल चेंज कर दिया 2019 में अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का, जो मैंने लास्ट आपके एपिसोड में आपके साथ में डिस्कस किया। जी आशुतोष, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, एक आम दर्शक इसको किस अंदाज से समझे कि मॉरिशस में एक उनका फंड मैनेजमेंट कंपनी थी, उस फंड मैनेजमेंट का लाइसेंस रिवोक हो गया, तो एक भारत में बैठा हुआ आदमी सोच रहा होगा इससे हमें क्या लेना देना, और क्यों हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए, हमारे लिए क्यों ये संकट का प्रश्न होना चाहिए। जी
बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, इनका जो लाइसेंस है वो रद्द किस दायरे में किया गया? 5 दायरे दिए गए, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग है। अब आप ये सोचिए कि भैया, जहां टेररिस्ट फंडिंग की बात आ गई, तो ये तो अपने इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड है, ये तो डिफेंस का प्रॉब्लम है। तो आप यदि मतलब बीइंग, हम बोलते हैं कि हम विश्व की उभरती हुई शक्ति है, हम विश्व गुरु है, तो बीइंग सच ए पावरफुल प्लेयर इन द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, कांट आवर गवर्नमेंट फाइंड आउट कि हु इज बिहाइंड दिस कंपनी जो एक्यूज्ड है टेरर फंडिंग करने के लिए? भाई, इंडिया टेरर का इतने सालों से हम टेरर को झेलते आए हैं, और इस कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो रहा है, टेरर फंडिंग भी उसमें से एक मामला है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा संगीन मामला बन जाता है। अब देखिए, सवाल ये उठता है इसमें, जो इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे जो खुलासे अभी हो रहे हैं, आप देखिए पिछले 6-8 महीने से सारे खुलासे जो कर रहे हैं वो पत्रकार कर रहे हैं। ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या कर रही है? ये सेबी, डीआरआई, ईडी, सीबीआई, ये जो इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इनको तो प्लेटर में, इनको तो थाली में सजा के जो है पत्रकार केसेस दे रहे हैं, ला ला के सबूत दे रहे हैं। तो ये ईडी, डीआरआई, सेबी, सीबीआई, इनकी तरफ से तो ना कोई एक्शन होते हुए दिख रहा है, ना कोई बाहर जानकारी आती हुई दिख रही है। तो ये सवाल तो अदानी के ऊपर नहीं है, तो भारत सरकार के जो तंत्र है, ये ईडी और डीआरआई, ये इनके ऊपर में है। और इसमें देखिए, अभी तक अगर इंडियन एक्सप्रेस इस न्यूज को निकाल सकता है, तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ईडी या सेबी ने अभी तक इस बारे में क्यों नहीं कुछ भी कहा। ये मई 2022 में इनके लाइसेंस रिवोक होने की बात कही गई है। तो हम बोलते, इससे दो ही चीजें समझ में आती है मुझे, या तो आवर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर इन कोल्यूजन विद अदानी, या ये इतने इनकम्पिटेंट है, मतलब ये कह लीजिए कि नपुंसक है, कि भाई ये पता ही नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये खेल के पीछे में कौन है। तो इनकम्पिटेंसी और कोल्यूजन, ये दोनों ही बहुत ही घातक और खतरनाक चीजें हैं। आप एक तरफ बोल रहे हो कि हम विश्व गुरु बन गए और हम वर्ल्ड की सुपर पावर है, तो बीइंग सच ए पावरफुल प्लेयर, इफ यू, आप यदि मॉरिशस जैसे छोटे कंट्री से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे, जो कि आपका पड़ोसी मुल्क है, जिसका जीडीपी $5 बिलियन या $6 बिलियन का सिर्फ है, तो आप काहे के विश्व शक्ति हो गए भैया? अपने पड़ोस के एक राष्ट्र से आप एक इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे, जहां टेरर फंडिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए एक कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।